अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं बीएस केमिस्ट्री के सेमेस्टर नंबर 4 का एंड सब्जेक्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। वन कोर्स CHM 402 4 क्रेडिट आवर्स है। 3 इसमें थ्योरी के थे, जैसे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भी आप लोगों को याद हो जाएगा कि आप 4 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट है। तो लेक्चर नंबर 2 आज है हमारा। लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में था, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में स्टडी किया था। अब आज जो है हम एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंसेज में के बारे में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री अदर डिसिप्लिन में यानी कि अदर ब्रांचेज में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ किधर किधर है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। उस टॉपिक पर जाने से पहले लिटिल बिट हम अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसको रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक दफ़ा। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग एंड रिकग्नाइजिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनको सेपरेट आउट भी करते हैं। अगर कुछ चीज़ें को मिक्स कर दिया गया है, उसकी मिक्सचर बना दिया गया है, चीज़ें मिक्स हो गई, उनको हमने सेपरेट आउट करना है, फिर उसको जांचना है, जानने की कोशिश करनी है क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और उसके बाद हमने उनकी कंपोजिशन मालूम करनी है कि उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस रेशो से मौजूद है, उसकी रेशो क्या है हमारे जो सैंपल है उसकी। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस, कुछ इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में भी हम कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रांचेस के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये स्कूच है, स्कूच क्या कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री को बेसिकली कहते हैं, केमिस्ट्री को आमतौर पर सेंट्रल साइंस माना जाता है। केमिस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड दी सेंट्रल साइंस। आपको जो बुक्स रिकमेंड की थी उन बुक्स में से एक बुक है स्कूच की है। तो स्कूच की जो बुक है यहाँ पर ही मेरे पास मौजूद भी है बुक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। ये देख रहे हैं, ये बुक है स्कूच की, एक बुक ये है और सेकंड वन पर है दूसरी जेडी क्रिश्चियन की है, ठीक है। तो स्कूच की बुक, स्कूच में क्या कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री जो है ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को आमतौर पर सेंट्रल साइंस कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस सेंट्रल साइंस में टॉप सेंटर जो तमाम साइंसेस का जो मरकज बनती है वो कहते हैं कि उसको हम कहते होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मरकजी जो पोजीशन है, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कंसिडर किया जाता है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इस तमाम जितनी भी साइंसेस हैं उन सब में टॉप सेंटर जो पोजीशन बनती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बनती है। इसके हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, विद वन एग्जांपल हम कोट करेंगे और इसके बारे में हमें पता चलता चला जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब एनालिटिकल डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया। कंपोजिशन के बारे में जांचना होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में हम जानते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक किससे है, अदर डिसिप्लिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पर 3 ब्रांचेस मेंशन की है मैंने। इवन तो तमाम ब्रांचेस में ही एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर एग्जांपल ले लें, मैं सिंपली एक एग्जांपल कोट करता हूँ, ये बोर्ड मार्कर हमारे पास मौजूद है। अगर हम ये देखते हैं, ये पॉलीमर बेस है, पॉलीमर इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमने अब इनके कंटेंट्स मालूम करने हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं, कार्बन के कंटेंट्स कितने हैं, हाइड्रोजन के कंटेंट्स कितने हैं, ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीमेंटेड हमारे कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल होता है, सॉइल का एनालिसिस करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ऑर्गेनिक
कंपाउंड है, कोई चीज़ है, अगर फर्स्ट किया कि इसकी एक कॉमन से एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल कोट करने लगा हूँ कि पीवीसी पाइप ही है, अगर हम उसे धूप में रखते हैं तो आप देखते हैं कि सनलाइट की जो रेडिएशन है उसको डिग्रेड करती हैं, उसकी जो लाइफ है लाइफ कम हो जाती है पीवीसी पाइप। तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करना कि कितनी लाइफ उसकी कम हो गई है, कंपाउंड की सतह डिग्रेड हो गया है, फोटो लाइट्स जो हैं सूरज की जो रोशनी है उसकी जो रेडिएशन है उसको किस हद तक डिग्रेड कर रही हैं उस कंपाउंड को। तो ये हम कहाँ से स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर हम चलते हैं, ये केमिस्ट्री के हवाले से था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जोलॉजी है, इन तमाम में इसका इस्तेमाल होता है। डीएनए की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की सहारा में लेना पड़ता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस, माहौल के हवाले से जो साइंस है उसमें इकोलॉजी हो गया, ओशेनोग्राफी है, समंदर के बारे में हम तज्जिया करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर समंदर के पानी का भी जायका मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कंपोजिशंस मौजूद हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे इकोसिस्टम के बारे में मुतालिया करते हैं, गैसियस इन्वायरमेंट कैसे हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं मटेरियल साइंसेस। अब मटेरियल साइंसेस से क्या मुराद है, मटेरियल साइंसेस इसमें मेटल्स आ जाती हैं, पॉलीमर आ जाते हैं, सॉलिड्स आ जाते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स, रिजिडिटी अगर हमें किसी मेटल की मालूम करनी है कि कितनी रिजिड है, कितनी सॉफ्टनेस है मेटल के अंदर, तो जैसे गोल्ड है सॉफ्ट है, मोल्डेबल है, हाथ से भी हम प्रेस करते हैं मोल्ड हो जाता है, उसको हम अपनी डी शेप करना चाहें तो हम हाथ से ही कर लेते हैं। इसी तरह पॉलीमर है, प्लास्टिक के पॉलीमर हैं हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ सॉलिड्स हैं, इनके बारे में ये तमाम चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में भी शॉर्ट सा बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, ठीक है, और पेस्टिसाइड बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, हार्बिसाइड्स बनाते हैं, इसी तरह सीड्स बनते हैं, सीड्स के ऊपर स्प्रे की जाती है, केमिकल्स लगाए जाते हैं उनको देर पास स्टोर करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों का फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार की जाती हैं। तैयार करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर इसका एनालिसिस किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से। देन हम चलते हैं एनालिटिकल का ताल्लुक मेडिसिन की फील्ड। अब मेडिसिन की फील्ड से किस हद तक ताल्लुक है, क्लिनिक्स के हवाले से। क्लिनिक में हम डिफरेंट सैंपल्स देते हैं, हम अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, उसमें हम डिफरेंट डिजीज़ है उसको डायग्नोस करने के लिए और शुगर लेवल फाइंड आउट करने के लिए क्लिनिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फार्माकोलॉजी है, अब अगर कोई खुदा न करे कि बीमारी जो है डायग्नोस हो जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट का सिलसिला है, तो फिर उसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए फार्माकोलॉजी अद्वियात जिसमें बनती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो जो मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिन वगैरह इनटेक की जाती हैं, ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जानवरों में एनिमल्स के लिए भी बनाई जाती हैं। तो इन सब का ताल्लुक इससे है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। उसके बाद हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, हम बताते हैं कि क्या मकसद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो उसमें हम देखते हैं कि फ्यूल्स, गाड़ियाँ जो हैं जो फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। जब स्मोक निकलता है तो उस स्मोक की जो कंपोजिशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस किस मिकदार में मौजूद हैं, कितनी कितनी तादाद में, कितने पीपीएम के अंदर वो मौजूद हैं, हमारी हेल्थ के लिए हैजर्डियस हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब फूड में अगर हम करें तो फूड के अंदर हम प्रोटीन मालूम करते हैं कि कितनी प्रोटीन की मिकदार मौजूद है, विटामिन कितने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स जो बॉडी के लिए हमारे रिक्वायर्ड हैं, एलिमेंट जिन, तो वो उनकी कितनी मिकदार जो है फूड के अंदर मौजूद है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री को बेस बनाकर हम यूज़ करते हैं, इनके मेथड्स को, प्रोसीजर्स को, टेक्निक्स को, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद सोशल साइंसेज है, सोशल साइंसेज में आ जाता है फॉरेंसिक। अब ये बेसिकली
इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स है, इसका ताल्लुक जो है क्राइम्स जो जुर्म होते हैं, मुजरिम होते हैं, उसके साथ इसका ताल्लुक है, फोरेंसिक के साथ ताल्लुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें कोई भी वक़ुआ पज़ीर होता है, कोई भी वाक़या होता है, वक़ुआ किसी भी जगह सानिया होता है, हादसा होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शवाहिद रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करके कहाँ पर लाया जाता है, एनालिटिकल, ये फोरेंसिक में आता है। और फोरेंसिक में आने के बाद ये किस चीज़ के हेल्प की मदद से जो है मुजरिम को पकड़ा जाता है, उसकी शनाख्त की जाती है। तो वो बेसिकली कौन कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये था कि एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की अदर डिसिप्लिन्स के अंदर, कि कहाँ कहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। अब हम आगे चलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारे कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक ये नेक्स्ट वन टॉपिक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री दो चीज़ों पर बेस करती है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मालूम करते हैं व्हाट इज इट, कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो उसके बारे में पता चलता है कि क्या चीज़ है। सपोज दैट कि हम कोई हमारे पास खुराक है, फूड है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट्स हैं या नहीं है, नाइट्रोजन है या नहीं है, तो इसके बारे में ये चीज़ जांचना कि है या नहीं है, तो ये क्वालिटी के अंदर आएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा। तो अगर है तो फिर हम अगली स्टेज में जाते हैं, अगर नहीं है, जो चीज़ हम तलाश करना चाह रहे हैं अगर नहीं है, तो फिर हम क्वांटिटेटिव पे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो होता है एनालिसिस का, वो क्वालिटी का होता है, देन क्वांटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले क्वालिटी देन क्वांटिटी। अब जब हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, तो उसके बाद हम देखते हैं हाउ मच। अगर पता चल गया हमें कि कार्बन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, फिर हमारे नेक्स्ट जो रिसर्च होती है, जो हम नई चीज़ जो मालूम करना चाह रहे होते हैं कि वो उसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है, उसकी मदद से हम क्वांटिटी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या है या नहीं है, उसके बाद क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर मौजूद है तो उसकी मिकदार कितनी है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यूज होंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सैंपल है, तो सैंपल किसे कहते हैं, द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बल्क ऑफ मटेरियल। कि बल्क मटेरियल, बल्क कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सैंपल मौजूद है और वो बड़े पैमाने पर मौजूद है, तो उसको हम कहते होते हैं बल्क मटेरियल। अब उस बल्क में से हमने ऐसा पार्ट लेना है जो कि तमाम जो वो ढेर कह लें, स्टोरेज कह लें, उसकी रिप्रेजेंटेशन करता हो, कि इस तरह से हमने सैंपल कलेक्ट करना है। तो इस जो हम वो पार्ट होगा उस बल्क में से लेंगे, यानी कि बड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में जब कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसको बल्क कहते हैं। तो उस ढेर में से, उस जगह में से, उस स्टोरेज टैंक में के अंदर से जब हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, तो वो सैंपल ऐसा होना चाहिए, वो जो हम वहाँ से लेंगे तो उसकी ये खसूसियात होनी चाहिए कि वो बज़ाहिर देखने में थोड़ी मिकदार के अंदर वो चीज़ है, वो सारी की सारी नहीं समझ गई कि वो बल्क मुकम्मल कंप्लीटली आ गई, लेकिन उसका जो हमने पार्ट लिया है तो वो तमाम उस बल्क की क्या कर रहा हो, नुमाइंदगी कर रहा हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, ठीक है। तो ये सैंपल की डेफिनेशन में आ जाती है। एनालाइट आ जाता है उसके बाद, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट और अंडर स्टडी, कि हमारे पास जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने से मुराद कि जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम मुताला करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एनालाइट कहलाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक सैंपल है, आ जाता है, उसके अंदर हम सैंपल के अंदर आयरन के कंटेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली और कह लें, और जब आती है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स जो होती है, जब वो आती है तो उसके अंदर से ना खाली हालत जो होती है मेटल की, जब वो आती है तो उसके अंदर हमने ये मालूम करना है कि आयरन
को हम मालूम करना चाहते हैं, तो उस बेसिकली जो सैंपल हमारे पास आया है, अगर हम आयरन को मालूम करना चाहते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आयरन होगा। तो जो आयरन होगा उसको हम एनालाइट कहेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स में कहते हैं ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल कि rather than एनालाइट। एनालाइट के अलावा जो चीज हम मालूम कर रहे हैं उसके अलावा तमाम चीजें जो मौजूद होंगी उनको मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है बच्चों टेक्निक। टेक्निक बेसिकली क्या है? वी यूज फिजिकल एंड केमिकल प्रिंसिपल दैट कैन बी यूज टू एनालाइज द सैंपल। हम बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल यूज करते हैं जिनको बेस बना करके हम अपने सैंपल का एनालिसिस करते हैं। जब वो सैंपल का एनालिसिस करते हैं तो इसे अब वो किन की मदद से करते हैं? फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पोलैरिमीटर है, क्रोमेटोग्राफी है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हुए फिर हम हमारा जो सैंपल आता है उसके बारे में तज्जिया करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर इसकी कंपोजिशन क्या है। तो वो जो बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन ये करते किसकी मदद से? इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से पॉसिबल होता है आमतौर पर। तो ये टेक्निक से जुमले में आ जाता है। आज जो है ये इसको हम जो अभी हम इसको समराइज करते हैं, देखते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्या लर्न कर रहे हैं। बेसिकली हमने देखा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस, दूसरी ब्रांचेस में केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रिव्यू किया कि हम कंपोजिशन को मालूम करना चाहते हैं, करेक्टराइजेशन करना चाहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, सेपरेट आउट करने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो क्वांटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो अब फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल पोजीशन के अंदर मौजूद है, बाकी तमाम जो अदर डिसिप्लिन हैं वो किस तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं। अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री ना हो या इनके तज्जिया ना किया जाए तो इन बाकी चीज़ों का मुमकिन होना बेसूद है। इसके बगैर हम फर्स्ट सपोज दैट अगर कॉमन से एग्जांपल ले लो, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, फार्मास्यूटिकल, अगर कोई इंडस्ट्री मेडिसिन तैयार कर लेती है, जब मेडिसिन तैयार करती है लेकर के मेडिसिन तैयार करने के बाद अगर वो एनालिसिस नहीं करते, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं लेके जाते, लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं लेके जाते, और उसकी जो रेशो है उस कंपोनेंट की जिसने उस बीमारी जो कि हमारे क्लिनिकल लेबॉर्ट्री ने डायग्नोस किया है उसको उसने ख़त्म करना है, ठीक है, उस डिजीज़ को उसने ख़त्म करना है, उसकी रेशो या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो दोनों सूरत हाल में पेशेंट की डेथ होने का खतरा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जब भी ये एक एग्जांपल मैं सिर्फ इन दोनों की कोड करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसको पहले वन बाय वन एग्जांपल के साथ हमने कर लिया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इंतहाई इम्पोर्टेंस की हमें है, तमाम ब्रांचेज ही एक दूसरे के साथ को रिलेट करती हैं, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली ये हमें चीज़ों के बारे में कंपोजिशन को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तक हम चीज़ों को नहीं जानेंगे हम फिजिक्स में भी नहीं आगे वर्क कर सकते। जैसे वर्नियर कैलिपर है, ये एक ख़ास किस्म की मेटल का बनाया गया है और ख़ास प्योर फॉर्म में है और बनाया जाता है। इसी तरह कॉपर की वायर होती हैं जो वायरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम इन चीज़ों को ब्लिस्टर कॉपर जिसको बोलते हैं, उसके बाद फर्दर इसको प्योरीफाई करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को नहीं तज्जिया करेंगे तो फिर तज्जिया जब नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा, हम इम्प्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, हम वो जो मार्केट डिमांड है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री को लाजमी जो है वो बेस बनाना पड़ता है, और इसके अंदर जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अब हम फिर उसके बाद हमने देखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने कहा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की ये बेस हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम
एनालिसिस के अंदर जस्ट हम मालूम करते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें मालूम करते हैं कि कितनी मिकदार में मौजूद है। सैंपल है जो कि किसी बल्क की नुमाइंदगी करेगा, उस सैंपल कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन करेगा बल्क ऑफ द मटेरियल। जो चीज़ उसके बाद आ जाता है एनालाइट। तो जिस चीज़ को हम मालूम करना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम उस सैंपल में, जो चीज़ हम जिसके बारे में हम जिस मकसद के लिए सैंपल कलेक्ट किया है, कि अगर हम कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हैं तो उस सैंपल के अंदर, तो उसको एनालाइट कहा जाएगा। और फिर उसके बाद है मैट्रिक्स। रादर देन सैंपल जो होगा, रादर देन एनालाइट जो होगा, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जो सैंपल लाते हैं, एक जो चीज़ जिसके बारे में हमने तज्जिया करना है एक वो, और उसके अलावा तमाम चीज़ें जो होंगी उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल की बेस पर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। उनके स्ट्रक्चर मालूम करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पोलैरिमीटर है, और गैस क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम जो है कुछ चीज़ें इसमें बाद में रिपीट भी होंगी। इसके अलावा बच्चों, जो आज ये इधर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आपके ये लिंक पे यूट्यूब पे वीडियो शेयर हो जाती है, वहाँ पर भी आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको महसूस होता है कि आपने कोई क्वेश्चन करना है या कुछ किसी भी हवाले से, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें डिटेल से समझ आ गई होंगी, और साथ के साथ आप लोग इसको स्टडी करते रहें, और ताकि ये कि जैसे ही अगर एग्ज़ाम्स का जब भी सिलसिला होगा या जो भी पॉलिसी होगी, ताकि उसमें आसानी रहे, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। और इंशाल्लाह फिर ये कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।